नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवेश और आज मैं आपकी 6th कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। नीति शास्त्र की 6ठी कक्षा है। जिसने अभी तक वो कक्षाएं नहीं देखी हैं जाके देख सकते हैं। 5वीं कक्षा में मैंने नैतिक दर्शन की बात की थी, प्राचीन काल के नैतिक दर्शन की बात की थी। लेकिन अभी 18 एंड 19 सेंचुरी के जो थिंकर्स थे, जो दार्शनिक विचार थे, वो बच रखे थे। तो ये 5वीं कक्षा का ही सेकेंड पार्ट है। तो आज का हम लेक्चर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आधुनिक नैतिक दर्शन, 18वीं सेंचुरी और 19वीं सेंचुरी। 18वीं सेंचुरी का मतलब क्या होगा? 700 से लेके 1700 से लेके 799 तक, ठीक है। यानी कि पीछे होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। और 19 का मतलब हो जाएगा 1800 से लेके 18099 तक, ठीक है। तो ये होता है, प्रीवियस बोलते हैं। तो आज जो हम सिलेबस में कवर अप करेंगे, सबसे पहले तो हम करेंगे बात सुख और आनंद की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद उपयोगितावाद की बात करेंगे। उपयोगितावाद में बेंथम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिल है, और रिजविक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अंत है प्रज्ञावाद। बटलर और मूर को इसके चिंतक हैं, तो दार्शनिक विचार दिया था, तो उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपका आता है विकासवाद का सिद्धांत आता है, और जिसको हर्बर्ट स्पेंसर ने आपको बताया था। और फिर कांट का नैतिक दर्शन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है यूपीएससी और पीसीएस के लिए, सबसे ज्यादा इसी को ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आत्मपूर्णतावाद ये छोटा सा है, मार्क्सवाद आपने पढ़ाया होगा, साम्यवाद से संबंधित जो भी होता है, नारीवाद और अंतः कोलवीवाद, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस आज कर देंगे। उससे पहले मैं आपको कहीं पर भी वाद लिखा आता है तो उसका मतलब होता है विचारधारा, विचार प्लस धारा, ठीक है। वाद का मतलब विचारधारा। मान ली कभी आपको एथिक्स में इसकी डेफिनेशन नहीं आती, तो नारीवाद, नारी का सशक्तिकरण से विचारधारा, ठीक है। जब कभी भी आपको कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ समझ में नहीं है, कहीं पर वाद लिखा है, वाद का मतलब होता है विचार, आइडियोलॉजी की बात करते हैं। तो विचार आपका क्लियर हो गया, ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। चलिए अब क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सुख और आनंद से ही हम सबसे पहले अपनी कक्षा को स्टार्ट करेंगे, और ये सारे टॉपिक आज हमें कवर करने हैं। वाद का मतलब विचारधारा, याद रखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे, हमारा जो फर्स्ट था सुख और आनंद, ठीक है। सुख और आनंद की बात करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सुख को अलग लिखा गया है, आनंद को अलग लिखा गया है। जनरली आप किसी भी लड़के से या पुरुष से, किसी भी नॉर्मल इंसान से पूछेंगे तो भैया सुख क्या होता है, आनंद क्या होता है, जनरली सब एक जैसा ही बोलते हैं, ठीक है। समानतः एक जैसा मानते हैं, एक जैसा मानते हैं, ठीक है। बट ऐसा है नहीं। सुख और आनंद का सिद्धांत क्या था कि सुख से तात्पर्य क्या होता है? इंद्रियों की संतुष्टि, ठीक है, यही होना चाहिए, ठीक है। इंद्रियों की संतुष्टि, ठीक है, इंद्रियों की संतुष्टि। इसका भी मतलब क्या होता है? इंद्रियों की संतुष्टि, ठीक है। यहां आप देख रहे हो दोनों मैंने एक जैसे वर्ड लिखे हैं। इंद्रियां क्या होती हैं? जो हमारे विचार होते हैं, हमारी सोच होती है, जो भी इंद्रियां होती हैं, हम जैसे किसी को संज्ञान लेते हैं, सोचते हैं, किसी के बारे में फील करते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। तो इंद्रिय संतुष्टि, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सुख होता है वो होता है भौतिक रूप में, सापेक्ष। जैसे कि मैं अभी कोई एप्पल पकड़ूं और एप्पल खाने लग जाऊं, ठीक है, तो मुझे भौतिक सुख की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। मान लीजिए कि, ठीक है, भौतिक सुख की प्राप्ति हो रही है, यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है। मैं बाइक चला रहा हूं, भौतिक सुख की प्राप्ति हो रही है। मेरा घर है, भौतिक सुख की प्राप्ति हो रही है। मेरी वाइफ है, भौतिक सुख की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। मेरे बच्चे, भौतिक सुख की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। मेरी फ्रेंड है, भौतिक सुख की प्राप्ति हो रही है। यानी कि सुख का मतलब क्या होता है? भौतिक सुख। जनरली आप इसी में उलझे रहते हैं, परिवार में जो आपका सुख होता है, माता पिता वगैरह, तो ये एक तरह का भौतिक सुख होता है। वहीं आपका जो आनंद होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक मानसिक होता है, ठीक है, एक आपका आध्यात्मिक। आपने ये वर्ड सत्संग वगैरह में सुने होंगे, ठीक है।
सबसे पहले तो मानसिक मेंटली सुख के बारे में बात कर रहे हैं। मानसिक आध्यात्मिक भी एक तरह से वही सुख होता है, लेकिन मानसिक सुख क्या होता है? मान लीजिए कि आप की शादी होने वाली है, ठीक है, ठीक है। तो जब आपकी पत्नी या आपकी फ्रेंड आपके अनुसार यानी कि सत्कर्म करती है, यानी सही करती है, तो आपके मन में थॉट आता है मानसिक रूप से, यार ये पर्सन बहुत अच्छा है, मानसिक संतुष्टि हुई आपको। जैसे कि आपने कोई पढ़ाई की और आपको वो याद हो गया, एग्जाम में वो याद है, तो आपको मानसिक संतुष्टि हुई। आध्यात्मिक क्या होता है? आध्यात्मिक संतुष्टि क्या होती है? जैसे कि आपको पता है मृत्यु एक सत्य है, तो आप मृत्यु की चिंता नहीं करते, बुरे वक्त की चिंता नहीं करते, अपने कर्म करते चले जाते हैं, ठीक है। तो उसको बोल लेते हैं आध्यात्मिक संतुष्टि। जैसे कि आप पूजा पाठ करते हैं तो भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो आपको आध्यात्मिक संतुष्टि का अनुभूति होती है। आपको फिर सुख दुख का कुछ असर नहीं पड़ता, पैसों का कुछ असर नहीं पड़ता। तो आध्यात्मिक और मानसिक संतुष्टि दोनों ही डिफरेंट काइंड के होते हैं, ठीक है। तो सुख और आनंद का आप समझ के होंगे, दोनों अलग अलग बताए गए हैं नैतिक शास्त्र में, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है संतोष, ठीक है। आध्यात्मिक और मानसिक संतोष दोनों चीज़ों को याद रखना, आगे भी यूज होगा। तो हमारा पहला वाला टॉपिक फिनिश हो गया। एग्जाम्पल आप जो मर्जी है वो यूज कर सकते हैं। मैंने अपने मन से आपको समझा दिया कि भौतिक सुख क्या होता है और मानसिक संतुष्टि क्या होती है, आध्यात्मिक संतुष्टि क्या होती है। सेकंड था हमारा उपयोगितावाद। सब में लिख रहे हुए वाद आ रहा है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। उपयोगितावाद ये आपके बेंथम ने दिया था, ये याद रखना, बेंथम जी ने। यानी कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ठीक है। अब ये हम कैसे जज करेंगे कि सुख की मात्रा कितनी है, यानी कि सुख को हम इंडिकेट कैसे करेंगे कि भैया इसको ज़्यादा सुख हो रहा है, इसको कम हो रहा है, इसको मिनिमम हो रहा है, इसको मैक्सिमम हो रहा है। तो बड़ा कंफ्यूजन था, ठीक है। तो बेंथम जी ने क्या किया, बेंथम ने अधिकतम एवं न्यूनतम सुख को मापने के लिए एक सिद्धांत दिया, ठीक है। इन्होंने नापने के लिए भैया कौन कितना सुखी है कितना दुखी है ये सब जांच करने के लिए एक मापन का एक सिद्धांत दिया, उसको हम बोलते हैं सुख कलन का सिद्धांत। सुख कलन का, इसके नाम पे जाइएगा सुख कलन, यानी कि सुख का आकलन करना, ठीक है। यानी कि इन्होंने सुख कलन का आकलन दिया कि भैया हम सुख को कैसे नाप सकते हैं, ठीक है। तो इनके सिद्धांत में कुछ पॉइंट्स दिए थे, जैसे कि तीव्रता, ठीक है, निश्चितता, ठीक है, व्यापकता, ठीक है, और मैं देख लेता हूं, निकटता, शुद्धता, ठीक है, ये सारी। आवधिक एक और लिख लेते हैं, ठीक है। तो बेंथम जी ने क्या बताया कि आप सुख का आकलन कैसे कर सकते हैं, तीव्रता से। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपको भूख लग रही है, आपके सामने पिज्ज़ा है और आपने पिज्ज़ा खाया, तो आपको पिज्ज़ा शुरू में बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगेगा और आपकी तृप्ति मिलेगी, आपको भूख मिट जाएगी।
लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि दूसरा पिज्ज़ा भी खाइए तो आप उसको हिचकिचाते हुए खाएंगे, और तीसरा बोलूँगा तो बोलेंगे भैया मेरे बस की बात है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सुख को कैसे आंका जाता है, तीव्रता से। मान लीजिए कि आप कल को एसडीएम बनते हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो तीव्रता से आपने बोला कि यार ये सबसे ज़्यादा खुशी है, ठीक है, तीव्रता आप समझ गए। निश्चितता, जैसे कि आपको पता है कि ईस्ट में सूर्य उगता ही है, यानी कि जैसे आपने मेहनत करी, आपने बोला कि भैया मैं एग्जाम क्लियर ही कर दूंगा, निश्चितता है, मैंने बहुत मेहनत की है रात दिन, मैं एलिजिबल हूँ उस चीज़ के लिए। निश्चितता होनी उसमें बहुत ज़रूरत है, इससे हम उसको काउंट कर सकते हैं। व्यापकता, यानी कि व्यापकता का मतलब क्या होता है, सभी लोग उसको मान्य मानते हैं, ठीक है, सभी उसको जस्टिफाई करते हो। निकटता, यानी कि आप कोई सपने देख के तो नहीं बोल रहे, जैसे कि मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे पता है मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैं एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो निकटता की बात करते हैं। शुद्धता होनी चाहिए, ये नहीं कि कल को मैं बोलूँ कि बर्बादी बना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अच्छी शुद्धता होनी चाहिए, ठीक है। तो शुद्धता होनी इसमें बहुत ज़्यादा, सदकर्म होना चाहिए, सही चीज़, मैं गवर्नमेंट जॉब निकालना चाहता हूँ या कहीं का जीएम बनना चाहता हूँ, सीईओ बनना चाहता हूँ, तो दैट्स कॉल्ड शुद्धता होनी चाहिए। तो आवधिक लंबे समय तक चलने वाला होना चाहिए, ये नहीं कि मैं एसडीएम बनूंगा तो केवल 1 साल के लिए बनूंगा फिर रिजाइन कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया, और भी बताए थे लेकिन इतना इनफ है आपके लिए। तो ये सारे के सारे मात्रात्मक सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, मात्रात्मक सिद्धांत पर आधारित है उपयोगितावाद। तो यही आपका उपयोगितावाद कहलाता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आई ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। उपयोगितावाद अधिकतम न्यूनतम सुख को मापने के लिए सिद्धांत दिया, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, और ये सारी चीजें याद रखिएगा। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा है, तो उसको पहले खत्म करते हैं, लेकिन बोर्ड पे जगह नहीं है तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। बंधन की बात कर रहे हैं, उपयोगितावाद की बात करते हैं। अब आपने देखा होगा जो मेरी फर्स्ट क्लास थी उसमें देश काल परिस्थितियों की बात की थी। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी क्रम के परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है बहुत अमीर है, वो कोचिंग आराम से जा सकता है, ठीक है। कोई मध्यवर्गीय है वो भी जा सकता है, लेकिन गरीब है, बीपीएल परिवार है, वो बेचारा कोचिंग जाने में बड़ी दिक्कत आएगी, जाना सबको कोचिंग है। तो हर तरह की परिस्थितियां डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं देश काल परिस्थिति मतलब आप बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, आप बॉर्डर लाइन क्रॉस कर देंगे तो आपको बिना पूछे ही सैनिक गोली मार देगा, जबकि नैतिकता तो ये है कि इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, बट वहाँ की परिस्थितियाँ डिफरेंट है। तो परिस्थितियाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होती हैं, तो इससे बात करते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कहा था, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इसमें अधिकतम व्यक्तियों का कल्याण शामिल है क्या, अधिकतम व्यक्तियों का कल्याण शामिल है। सही बात भी है यार, ये थोड़ी कि केवल मैं अपना भला देखूं बाकी सारे मर जाएं, कुछ कोई दिक्कत ना हो, जय जय राम जी की कर। तो अधिकतम सुख का मतलब मेजोरिटी होना बहुत जरूरी है। आप करते हैं कौन सा करते हैं, जो सबको मान्य होता है, ठीक है। वोट में कौन जीतता है, जिसकी मेजोरिटी होती है। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि क्या ये इसके जो आपने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है कि अधिकतम व्यक्तियों का कल्याण उसमें शामिल है या नहीं है, ठीक है। अब इसी का बेंथम की आलोचना हुई, ठीक है। यानी कि इनके सिद्धांत को बोला गया भैया इसमें प्रॉब्लम है, देख लो आप, अब आपको कुछ करना है तो कर लो, ठीक है। अब मैं इसका एक एग्जांपल भी देता हूँ, देश काल परिस्थितियां कैसे कैसे होती हैं, क्यों आलोचना हुई। मान लीजिए कि आप मिठाई खाते हैं तो आपको सुख प्राप्त होता है, वहीं मधुमेह जिसे है, अब उसके लिए सुख
कंफ्यूजन हो जाएगा, बेचारा डरेगा, वो सब करेगा, तो कुल मिलाकर सुख नहीं प्राप्त होगा। जबकि यहाँ भी मिठाई खा रहा है, यहाँ भी मिठाई खा रहा है, तो परिस्थितियाँ अलग अलग होगी। ऐसे ही पढ़ने का एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैं हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, अन्य को नहीं, जबकि पढ़ना तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी पढ़ना है। तो देश काल परिस्थितियाँ डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो इसीलिए उपयोगितावाद सिद्धांत की आलोचना हुई। ठीक है, तो ये था आपका उपयोगितावाद सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद क्या आते हैं बेंथम जी के, ये सब याद रखिएगा, भी इसी से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बेंथम के मित्र थे मिल। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है। इन्होंने क्या किया, मात्रा के गुण को महत्व दिया और सुख एवं आनंद को एक ही माना। ठीक है, सुख और आनंद एक ही माने, सुख भी एक है, आनंद भी एक है। ठीक है, जबकि बेंथम क्या बोला था, सुख और आनंद, बेंथम जी मानते थे सुख और आनंद एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। ठीक है, अब इनके मित्र थे मिल, इन्होंने ये बात बोली। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, मिल ने ही क्या कहा, इन्होंने शारीरिक सुख की अपेक्षा बौद्धिक सुख को महत्व दिया। ठीक है, अब आपको पता है शारीरिक सुख किसमें था, भौतिक वाले में था, और बौद्धिक में ये था। तो इन्होंने क्या किया, एक माना और कहा लेकिन वहां बौद्धिक रूप से आपको निर्णय लेना चाहिए। जैसे भौतिक सुख है, आप बहुत बड़ा घर बनाए, अब ये थोड़ी कि आप भ्रष्टाचार करके, जैसे बंगाल के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने भ्रष्टाचार करके अरबों रुपए की संपत्ति जमा करी, वो नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि बौद्धिक रूप से आप उसका महत्व ज्यादा दिया, यानी कि जितना रिलेवेंट हो वो सारी चीजें के बारे में बात की। तो ये आइडियोलॉजी थी मिल की उपयोगिता वाले सिद्धांत में, यानी कि उपयोगिता हो सही है लेकिन बुद्धि होना बहुत है, बुद्धि मतलब सही चीज होना उचित है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहली कक्षा में ही सुकरात आपको बोला था, सुकरात किसको बोलते हैं, जो जीवन में, इसका इन्होंने सुकरात का कथन भी है, मैं लिखता हूं, एक संतुष्ट मूर्ख से अच्छा एक असंतुष्ट व्यक्ति है। कहीं भी सुकरात आया समझो बौद्धिक रूप से सजग माना गया उसको। महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एक संतुष्ट मूर्ख से अच्छा है। मान लीजिए कि कोई निठल्ला बैठा है यार, छोड़ो मरना तो है ही एक दिन, क्या करना है कमा के, क्या खाना खाना है, क्या कुछ नहीं करना, कुछ करने की जिंदगी में उसके लालसा ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये चीज हो रही है। तो मिल ने क्या कहा कि इस टाइप के बंदे से अच्छा है, निठल्ले बंदे से अच्छा है कि भैया वो असंतुष्ट व्यक्ति को बेटर मानते हैं। असंतुष्ट कौन होता है, जो खोज करता रहता है। जैसे कि आप लोग हैं, मैं लोग हूँ, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी करने के लिए कर रहे हैं, कोई कुछ कार्य करना चाहते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो असंतुष्ट है, यानी कि वो सही कृत्य की खोज कर रहा है, बौद्धिक रूप से खोज कर रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं असंतुष्ट व्यक्ति। यानी कि मिल ने कहा था कि
एक मनुष्य एक संतुष्ट मूर्ख से अच्छा है असंतुष्ट व्यक्ति होना। ये सवाल यूपीएससी में आ चुका। ठीक है, आई होप कि आपको उपयोगितावाद ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आप समझ भी गए होंगे कि इसका उत्तर कैसे लिखना है। यानी कि 3 टॉपिक हमारे खत्म हो गए, 3 या 2 जो भी होंगे। अब हम बात करेंगे, थर्ड है शायद, अंतर प्रज्ञावाद। अंतर प्रज्ञावाद मैं लिख देता हूं पहले। मनुष्य के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है, या चेतना कह सकते हो, जो उसे किसी कर्म के उचित अनुचित शुभ अशुभ वांछनीय अवांछनीय दंडनीय अदंडनीय, ठीक है, कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, प्रशंसा निंदनीय होने का आभास कराती है। जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। अंतःप्रज्ञा कहलाती है। ठीक है, तो अंतःप्रज्ञा में क्या कहा गया? उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक ऐसी चेतना होती है, एक ऐसा गुण होता है, एक ऐसी शक्ति होती है जो उसे शुभ अशुभ का ज्ञान कराती है, सत्य असत्य का ज्ञान कराती है, अनुचित उचित का ज्ञान कराती है, प्रशंसनीय निंदनीय का कार्य होता है। यानी कि किसी भी चीज़ का भौतिक रूप से, किसी भी रूप से आप उसका सही और गलत होने का निर्णय लेते हैं। जैसे कि चोरी करना, आपके माइंड में आया चोरी करना एक दंडनीय अपराध है, तो इसे नहीं करना चाहिए, तो आपने चोरी को नहीं किया। ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी कृत्य करते हैं, उसका जो निर्णय लेते हैं वो इन्हीं आधार पर लेते हैं, अपनी चेतना के अनुसार लेते हैं, अपने ज्ञान के अनुसार लेते हैं, अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार लेते हैं। उसी को इन्होंने अंतःप्रज्ञावाद कहा। ठीक है, अब इसकी आलोचना क्यों हुई मैं आपको बता देता हूं। आलोचना क्यों हुई? अब अंतःप्रज्ञावाद एक नैतिक विचार, ठीक है, क्या यह देशकाल परिस्थितियों में भी काम करेगा? मगर निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि देश काल की परिस्थितियां अलग अलग होती है। मैं आपको इस तरह एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, अंतःप्रज्ञावाद तो समझ गए कि चेतना होती है सही। मान लीजिए कि एक अच्छे परिवार से एक व्यक्ति का जन्म हुआ है, वहाँ उसको स्कूली शिक्षा वगैरह सब दी गई है। एक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वाले परिवार से गया हुआ है, तो उसकी चेतना में क्या होगा, सही गलत क्या होगा, उसे पता है कि पैसा कमाना ही सब कुछ है। तो उसकी परिस्थितियों में पैसा कमाना कौन होगा, चाहे उसको शुभ कंडीशन में मिले चाहे अशुभ कंडीशन में मिले, वांछनीय में मिले अवांछनीय मिले, उसको बस पैसा कमाना है। उसकी परिस्थिति ये होगी। एक वही साधारण व्यक्ति जो होगा, जो सदाचारी होगा, संस्कारी होगा, वो सही कर्म करके ही पैसे कमाने की चेष्टा करेगा।
तो इन जनाब की आलोचना क्यों हुई? इसी कारण हुई कि अंतःप्रज्ञावाद सही है, हर एक व्यक्ति में होता है, लेकिन हर एक व्यक्ति की परिस्थितियां अपनी अलग अलग होती हैं। इस कारण इनके अंतःप्रज्ञावाद की आलोचना हुई, क्योंकि परिस्थितियां डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे मैंने कि आपको अभी एक एग्जाम्पल भी दिया। तो ठीक है, अब अंतःप्रज्ञावाद हो गया, अंतःप्रज्ञावाद भी हमारा खत्म हो गया है। और अंतःप्रज्ञावाद आपको किसने किया था? बटलर और मूर थे, ठीक है। ये मैं शुरू में लिखवा चुका हूँ, इसलिए नहीं बोला था, मूर का, ठीक है। अंतःप्रज्ञावाद भी खत्म हो गया है। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली उस पर, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 4th यूनिट। उतार लीजिएगा, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कक्षा है। कांट मेरा फेवरेट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी से आते हैं, इसलिए फेवरेट है कांट। तो अब हम चौथी चीज़ ये पढ़ रहे हैं, कांट। कांट का बुद्धिवाद, ठीक है। कांट के बुद्धिवाद को हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया था? अंतःप्रज्ञावाद से ही उसकी डेफिनेशन मेल खाती है। मनुष्य के कर्म, शुभ अशुभ, अच्छे, आप अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हैं, बुरे, वांछनीय, अवांछनीय, दंडनीय, अदंडनीय, जो मैंने लिखा था वो कर सकते हैं, ठीक है। उचित अनुचित का निर्धारण बुद्धि अनुसार करना, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था? चेतना कहा था और एक शक्ति कहा था, उसको कहा था निर्णय लेना। उन्होंने बोला बुद्धि के अनुसार ही हमें निर्णय लेना चाहिए, यानी कि बुद्धि के अनुसार ही निर्णय करना चाहिए। इसको ही हमने बुद्धिवाद, ठीक है, बुद्धि करती है मतलब, ठीक है। अब कांट के बाद इसी आइडियोलॉजी में एक आए थे ह्यूम। ह्यूम जो विचारक थे, उन्होंने बुद्धिवाद की जगह भावना को महत्वपूर्ण माना, ठीक है। यानी कि उन्होंने भावना, यानी कि भावना क्या होती है? यार मुझे अच्छे कर्म करने चाहिए, भावना, यार मुझे शुभ कर्म करने चाहिए, क्या पता अच्छे कर्म ना करो, कल को जाके बुरे कर्म कर दो। भावना चेतना कहीं भी आ सकती है, ठीक। जरूरी नहीं कि आपको जो लगता है कि हाँ ये करना चाहिए वो आप करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो भावना को इन्होंने, जो आपके ह्यूम थे, ठीक है, उन्होंने भावना को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, ये याद रखिएगा, ठीक है। और एक बटलर थे, बटलर ने क्या किया? अंतः प्रज्ञावाद को महत्वपूर्ण कहा। इनके समकालीन थे दोनों, ठीक है, ये दोनों थे। अब कांट साहब ने क्या कहा कि मैं भावना को कतई नहीं मानूंगा, ठीक। यानी कि इन्होंने क्या किया? ह्यूम का विरोध किया और बटलर के अंतः प्रज्ञावाद को महत्व देते हुए बुद्धिवाद का
सिद्धांत दिया। ठीक है, यानी कि भावनाओं को कतई भी कांट साहब मानते नहीं थे, जबकि उन्होंने बटलर का अंतःप्रज्ञावाद जो था उसको महत्वपूर्ण जगह दी और उसके अनुसार ही इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसी को उन्होंने बुद्धि का सिद्धांत कहा। यानी कि उन्होंने कहा कि कर्म बुद्धि अनुसार होने चाहिए, ना कि भावना अनुसार। यानी कि इन्होंने भावना को अनुचित बटलर साहब ने सॉरी कांट और अंतःप्रज्ञा के महत्वपूर्ण स्थान देते हुए उन्होंने जो सिद्धांत दिया बुद्धिवाद का सिद्धांत को गढ़ा। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज हो गया, बुद्धिवाद का सिद्धांत दिया। इसके बाद कांट साहब ने फिर एक सिद्धांत दिया, इसी से मेल खाता हुआ अलग से, इसके बाद ये सब होने के बाद। ठीक है, कांट ने जो सिद्धांत दिया, कांट का सिद्धांत कहते हैं उसे, बुद्धिवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। कांट का सिद्धांत कर्म का शुभ संकल्प ही ठीक है। इसके बाद इन्होंने ये दिया, देखिए शुभ संकल्प का क्या होता है, जैसे कि आपने विवाह में पहले समझा देता हूँ संकल्प का मतलब। विवाह में आपने देखा होगा शुभ लाभ ऐसे लिखा रहता है, या किसी त्यौहार पे, दीपावली पे, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, शुभ लाभ। तो एक तरह का एक संकल्प होता है कि आप जो विवाह कर रहे हैं वो एक अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए बात कर रहा है, सुख की बात कर रहा है, शुभ विवाह की बात या सत्कर्मों की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि आपके हस्बैंड वाइफ के मेंटली मोटो यही होता है कि विवाह का मतलब खुशी हो गया। ठीक है, सांसारिक मोह से सुख मोह की बात करता है। ठीक है, खुशी की बात करता है। जनरली उसके बाद क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, तलाक भी होते हैं। ठीक, लेकिन हम कोई भी कर्म करने से पहले एक संकल्प लेते हैं कि भैया ये सत्कर्म ही है और सत्कर्म ही मैं करूँगा। ठीक, ये बाद में क्या होता है वो अलग चीज़ होता है। लेकिन कांट साहब का जो था शुभ का संकल्प था, तो कांट साहब ने क्या किया कि भैया आप मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हस्बैंड वाइफ है, ए और बी हस्बैंड वाइफ है, मान लीजिए बी की वाइफ है या हस्बैंड बी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मैं फीमेल में मतलब कोई मैं वो नहीं करता हूँ, तो एक जना खराब निकल गया, उसके कैरेक्टर खराब निकल गया, या वो उनके आपसी मेल भाव न खाए, जबकि शुभ विवाह के कॉन्सेप्ट में आया था। अब कौन सा कहते हैं कि भैया तुम कोई भी कर्म कर रहे हो शुभ संकल्प होना ही चाहिए, वो शुभ ही हो, कोई मतलब नहीं आपकी वाइफ कैसी। अब क्या फायदा, मानसिक प्रताड़ना होगी। ठीक, मानसिक प्रताड़ना होगी उस तरह से, मानसिक प्रताड़ना होगी। तो इन्होंने संकल्प की बात की, भैया कुछ भी हो जाए ये कर्म अच्छा है तो अच्छा ही करो, कर्तव्य ही है तुम्हारा, यानी कि आपने शादी किया है तो निभाओ, चाहे कैसे भी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो वो चीज, तो इनका कांट का सिद्धांत कहता है शुभ का संकल्प, यानी कि ये कर्म करना ही है, संकल्प है भाई, ये अडिग है। ठीक है, अडिग है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने जो संकल्प दिया, शुभ का संकल्प दिया, इसी को उन्होंने नैतिक कहा। यानी कि फल चाहे कुछ भी हो, डजंट मैटर कि कोई करते कर रहा है शुभ लाभ है तो भैया शुभ ही सोचो, चाहे कुछ भी हो जाए, फल चाहे कुछ भी हो। तो बड़ा एक कठोर नियम लगता है एक तरह से, कठोर नियम लगता है एक तरह से। ठीक है, अब कठोर है तो इसके बाद क्या दिया कांट ने,
सिद्धांत दिया दिया, इसी में सब कांट ही है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए इसको डीपली पढ़ा रहा हूं। कांट का सिद्धांत आया, इसके बाद कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत, कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत, ठीक है। यानी कि भैया जो कृत्य कर रहे हैं फल की ना सोचो। कल को क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर आपको शुभ कर्म करने हैं तो करते रहिए, कर्तव्य है आपका, चाहे कंडीशन परिस्थितियां किसी टाइप की भी हो, ठीक है। जैसा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, भैया कठोरता दिख ही रही है, पॉसिबल थोड़ी है शुभ कोई भी काम करने जा रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि कंडीशन क्या हो तो आजकल का इंसान तो बदलेगा। बट ये जनाब भैया रिश्ते पूरे कठोर थे भैया, जो काम शुभ है तो शुभ ही रहेगा, परिस्थितियां कोई भी हो, कोई सी कंडीशन हो आपकी, ठीक है। कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत दिया। इसी के बाद इन्होंने दिया निरपेक्ष निरपेक्ष का आदेश का मतलब क्या होता है, कैसी भी परिस्थिति हो आपको कर्म करना ही है। भैया काम करते जाओ चाहे किसी कंडीशन हो, शुभ है तो शुभ ही करना। बहुत ज़्यादा इनके सिद्धांत में कठोरता थी। ये सिद्धांत कहाँ कहाँ यूज हो मैं आपको बताता हूँ। कौन को बार बार समझने की कोशिश कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा सवाल इसी से आएंगे आपके। ठीक है, अब आलोचना क्यों है इनके साथ, आलोचना तो होनी थी, इतने कठोर नियम में कौन साधारण इंसान कैसे फॉलो करेगा। ठीक है, वैराग्यवाद, संन्यासवाद, कठोरतावाद, अब इनके जो सिद्धांत पर आधारित थे वैराग्यवाद। अब आप ही वैराग्य लेके बैठ जाओ तो फैमिली में क्या बीतेगी। आपने कल शादी की, 2 साल के बाद आप संन्यास लेके बैठ जाओ तो क्या बीतेगी आपको। ठीक है, परिवार पर क्या बीतेगी, पत्नी का क्या होगा। कठोर यानी कि तीनों के तीनों भैया जनाब ये बहुत कठोर नियम। ठीक है, बहुत ज्यादा कठोर नियम, समझना भी मुश्किल, और एक इसका थोड़ी है वैराग्य लेना। ठीक है, ये सारी चीज थी। अब इसके बाद क्या हुआ भैया, कांट साहब को अकल आई। अकल आई तो संशोधन किया होगा कुछ ना कुछ, या नए नियम दिए होंगे। तो अपनी गलती को सुधारने के लिए 5 सूत्र दी। 5वां मैं आपको बता रहा हूँ, 5वें में ही चारों मेल खाते हैं, तो 5वां पढ़ लेंगे तो आप सारा हो जाएगा। अब इन्होंने 5 सूत्र दिए। ठीक है, आलोचना हुई तो इन्होंने 5 सूत्र दिए। ठीक है, इन्होंने क्या सूत्र दिया, साध्यों के राज्य का सूत्र। साध्यों का मतलब लक्ष्य जो आप करना चाहते हैं, जो मतलब एम है आपका। ठीक है, लक्ष्य। ठीक है, अब मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, यही चल रहा है अभी, क्वांटिटी चल रहा है पूरा। ठीक है,
साध्य करेंगे, यानी कि साध्य मतलब लक्ष्य को महत्वपूर्ण माना। ठीक है, उन्होंने साध्य को ही महत्वपूर्ण माना। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, साध्य को महत्वपूर्ण मानते हुए भावना में थोड़ी ढील, पहले क्या कर रहे थे, इसकी आलोचना करते थे, कतई भी इसके फेवर में नहीं थे, लेकिन जब इन्हें गलती का एहसास हुआ, 5 सूत्र दिए, उसमें इन्होंने इसको छूट दी और क्या कहा, ठीक है, सभी के कल्याण के लिए कभी कभी असत्य का सहारा भी लिया जा सकता है। वो कहते हैं ना, कभी कभी हमें अच्छाई के लिए झूठ भी बोलना चाहिए, तो वो भावना प्रेरित होता है। तो वही कॉन्सेप्ट इन्होंने जनाब ने ये कहा। ठीक है, तो ये आपका क्वांट भी फिनिश होता है, अपडेट होकर ये वर्जन है। इसके बाद हमारा 5वां टॉपिक है, फटाफट करा रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड पीसेस में इसी तरह से, ठीक है, ज़्यादा इस पर डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज्ञान आपके लिए बहुत होता है। और इसके बाद 5वीं टॉपिक हमारा क्या है इसमें, विकासवाद। और मैं बहुत एग्जांपल में टाइम पास बहुत ज़्यादा लंबा कर सकता हूँ समझाने के लिए, बट आपको, मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। शॉर्ट नोट्स जितने होंगे उतना बेहतर ही आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकते हैं। तो ठीक है, जो इतना ही पढ़िए, इतना ही नफ होता है, बस एग्जाम्पल करंट के हिंदू से जो है उनको यूज़ करना है इन पर। ठीक है, और डेफिनेशन क्या डालनी है। हर्बर्ट स्पेंसर थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था, तो उसी के ऊपर में जो कर्म मनुष्य के जीवन में वृद्धि करे वो उचित कर्म है, जो जीवन में वृद्धि ना करे वो एक कर्म अनुचित। अब मैं इनका एग्जांपल दिया, आपने डार्विन सिद्धांत तो सुना ही होगा। ठीक है, जैसे कि जिराफ था, पहले उसकी गर्दन छोटी थी, फिर वो खाना ऊंचाई पर था, तो धीरे 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 100 साल, 1000 साल, 1500 दिन, 2000, 10,000 साल में उसकी गर्दन बड़ी होती चली गई। तो उपयोगिता इसमें क्या था, विकासवाद सिद्धांत था ये, यानी कि जैविक रूप से प्रेरित सिद्धांत था। अब भैया नैतिक और जैविक, तो इसी कारण क्या हुआ, आलोचना हुई। इनका सिद्धांत जैविक रूप से प्रेरित, जबकि ये एक नैतिक सिद्धांत, इसी कारण इनके नियम की आलोचना। कहा गया भैया तुम नैतिक सिद्धांत की बात कर रहे हो और जैविक सिद्धांत से मील खा के दे रहे हो, तो आलोचना तो होनी थी। तो ये था हर्बर्ट स्पेंसर का विकासवाद का सिद्धांत, इसमें इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आलोचना भी मैंने आपको बता दी और ये सारी चीज़ भी बता दी। एक और रह गया आत्मपूर्णतावाद, मार्क्सवाद भी रह गया, वो सबको पता ही होगा। नारीवाद क्या होता है वो सबको पता ही होगा। जो टफ वो मैं आपको बताइएगा। हाँ, आत्मपूर्णतावाद
आत्मपूर्णतावाद क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक ऐसा सिद्धांत जिसमें सुखवाद, अंतर प्रज्ञावाद, बुद्धिवाद, अन्य सभी का सम्मिश्रण था। ठीक है, इन जनाब ने क्या किया था, आत्मपूर्णतावाद को भैया सारे के सारे मिला दिए, यानी कहा, क्या कहा, आत्मा की पूर्णता के लिए आत्मा की पूर्णता के लिए जो क्रम सहायक हो वो उचित है, अन्य जो आत्मा की पूर्णता में सहायक ना हो अनुचित। तो ये इनकी डेफिनेशन थी। ठीक है, हीगन थे ये, हीगन विचारक थे, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था अनुचित का विचार के द्वारा। इनका कथन था, यूपीएससी में सवाल आ चुका है, जीने के लिए मरो। आपको देखने में बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, जीने के लिए मरो, कहने का मतलब क्या, जीने का मरने का मतलब क्या है, शुभ कर्म, शुभ कर्म। जैसे कि आप जीने के लिए रोजगार की तलाश कर रहे हैं, कृत्य की तलाश कर रहे हैं, आप स्टिल बैठे हुए नहीं हैं, वेले होकर बैठे हुए नहीं हैं, यानी कि जीवन के लिए आप संघर्ष करते हैं, बुद्धिवाद करते हैं। सुकरात ने जीवन की खोज करते हुए ज्ञान प्राप्त करते जाते, यानी कि जीवन कैसा होता है। ठीक है, तो ये था आपका आत्मपूर्णतावाद और नैतिक दर्शन में आधुनिकता में ये सारी चीज़ें खत्म होती हैं। जनरली बाकी चीज़ें आपको पता ही होंगी, गांधी और अलग से पढ़ाना है, तो अम्बेडकर और ये 3-4 लोग हैं जो महान लोग हैं, उनको अलग से पढ़ाना है, तो वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। गांधी को तो पूरा एक कक्षा ही देना है, गांधी जी को। तो ये आधुनिक नैतिक दर्शन की क्लास 2nd कक्षा फिनिश होती है और इसको मिला के 6 कक्षाएँ पूरी हो गई हैं, आगे भी कक्षाएँ आती रहेंगी। ठीक है, और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नीति शास्त्र की वीडियो आपको इस तरह की बहुत ही रेयर मिलेंगी यूट्यूब पे। आई होप कि आपको ये मेरा पर्यटन अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ करके सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को का जितना विकास कर सकते हैं मेरे लिए सराहनीय, मेरे लिए उचित होगा। और आपसे आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम, आगामी एग्ज़ाम अच्छे जाएँ। और इस कक्षा के लिए धन्यवाद, और मैं आपसे अगली कक्षा में मिलता हूँ। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।